हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप कल हमने अंशों का निर्गमन, कंपनी के खाते के अंतर्गत अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन जो लेसन है इसी के संबंध में आपको हमने पढ़ाया था कि कंपनी की परिभाषा क्या है, कंपनी की विशेषताएं क्या हैं, कंपनी के प्रकार हैं और इस संबंधित एक टॉपिक था अंश के प्रकार। और इससे संबंधित आगे एक टॉपिक और था पूर्वाधिकार अंश क्या है। कुछ चीज़ें जो थी एनसीईआरटी बुक में बहुत डिटेल में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस टॉपिक को पुनः थोड़ा सा रिवाइज किया जाए और आप लोगों की समझ कंपनी के खाते के संबंध में अच्छी सी हो सके, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आना है, जिसको कहते हैं 100%। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ कुछ हमने टॉपिक में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए, उनको हम बता देते हैं और उन्हें आप 100% तैयार कर लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे और आए हुए बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक। तो इस संबंध में हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा कंपनी के खाते लिखा हुआ है, अब दिखा, ठीक है, कंपनी के खाते और उसी से संबंधित अंशों का निर्गमन लिखा हुआ है। तो लिखा है, टॉपिक है कि महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कंपनी को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन, कंपनी की विशेषताएं लिखिए, निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में अंतर कीजिए, अंश क्या है, अंशों के प्रकार, पूर्वाधिकार अंश क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको आप कंथर्ट्स कर लीजिए। इन्हीं से संबंधित हम आपको आज टॉपिक में पढ़ाएंगे और ध्यान से आप पढ़िए और 100% आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी में देखिए, आपको दिख रहा होगा हम इस बुक को लेके आए हैं, तो इस बुक में भी काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ है। एनसीईआरटी के साथ साथ इस बुक को आप कंसिडर करिए, या कोई भी बुक आपके पास हो तो उन टॉपिक को पढ़ लीजिए जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक। तो हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं, कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा। तो कंपनी की परिभाषा के लिए हमने कल बताया था, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी उसे कहते हैं जिसका समावेशन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ हो। इसके साथ ही एक और परिभाषा तैयार कर लीजिए प्रोफेसर एस.एन. हैने की। कंपनी राज्य नियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक पृथक अस्तित्व होता है, जिसे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है और इसकी सार मुद्रा होती है। देखिए, इस क्वेश्चन अगर ये परिभाषा आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपको कंपनी की विशेषताएं भी तैयार हो जाएंगी। देखिए, राज नियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति, पृथक अस्तित्व, निरंतर उत्तराधिकार और सार मुद्रा। तो ये आपको 5 विशेषताएं भी तैयार हो गई। तो इस परिभाषा को बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए और एक क्वेश्चन बनता है कि कंपनी को परिभाषित कीजिए या कंपनी का अर्थ लिखिए, तो आप इतना लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगला टॉपिक देखिए, कंपनी की विशेषताएं, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। एक शॉर्ट में देख लेते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है। विधान द्वारा यानी कानून द्वारा बनता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए हैं उसी में ये कंपनी, जो उन्हीं प्रावधानों के आधार पर जो बनेंगे वही कंपनी होगी। कंपनी को मैंने कल भी बताया था कि कंपनी व्यवसाय करने का एक तरीका है, माध्यम है, ठीक है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अस्तित्व उनके सदस्यों से पृथक है। कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी अपने नाम से व्यवसाय करती है। दिख रहा है आपको? चलिए इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, कोई दिक्कत आ रही तो। अब आगे आगे देखिए आप, सीमित दायित्व, सार्वमुद्रा, अंशों का हस्तांतरण, सदस्यों की संख्या, स्थायी अस्तित्व, लोकतांत्रिक प्रबंध और कार्यक्षेत्र की सीमाएं, ठीक है। तो ये हमने बताया था सार्वमुद्रा क्या होती है, कंपनी की एक मोहर होती है। सार्वमुद्रा का मतलब मोहर, जिसे कॉमन सील कहते हैं और उस पर संबंधित व्यक्ति हस्ताक्षर करता है। तो कंपनी कोई जीवित तो है नहीं कि आ करके साइन कर देगी, वो कृत्रिम व्यक्ति है। तो संबंधित व्यक्ति जो भी संचालक हैं, उसके संचालक मंडल है, वो भी वही जो उत्तराधिकारी होते हैं वो साइन करते हैं, ठीक। कंपनी के मामले में कंपनी का वर्गीकरण, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें अच्छा क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनता है क्वेश्चन, वो बनता है, ये देखिए, ये आप निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर कीजिए,
ठीक, ये तो आप तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन आप 2 नंबर में ये भी तैयार कर लो, बहुत बढ़िया। सरकारी कंपनी क्या है? तो सरकारी कंपनी क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 के अनुसार सरकारी कंपनी शायद एक ऐसी कंपनी है जिसका कुल दत्त पूंजी का कम से कम 51% भाग, कितना भाग? 51% भाग केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन हो, अथवा अंशतः राज्य और केंद्र के बीच में मिला करके होगा। यानी कोई भी कंपनी है जिसमें 51% या इससे अधिक की हिस्सेदारी केंद्र अथवा राज्य सरकार या अंशतः दोनों की होगी तो वो सरकारी कंपनी होगी। हट गया। इसके बाद आप ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो अब निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में अंतर कीजिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या अपनी बुक में देख लीजिए, जहां भी मिल जाए तैयार कर लीजिए। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, इसका टॉपिक भी कभी कभी आ जाता है। क्या है? कंपनी का प्रमुख प्रलेख, कंपनी के प्रमुख प्रलेख, मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रमुख प्रलेख, ठीक। तो पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, कंपनी के 2 महत्वपूर्ण प्रलेख हैं। पार्षद सीमा नियम को क्या कहते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है, इसे चार्टर कहते हैं। चार्टर का मतलब है इसमें जो व्यवस्थाएं लिखी हैं, जो हैं वो कानूनी रूप से कंपनी अधिनियम 2013 को फॉलो करते हुए लिखी जाएंगी, और ये सभी कंपनियों के लिए बनाना अनिवार्य है, ठीक। तो एक विधान है, कंपनी का एक क्या है? विधान है। फिर है पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम क्या होता है? इस विधानों को किस हिसाब से लागू किया जाएगा, तो इसको कहते हैं कंपनी के विधान को कैसे लागू करेंगे, वो पार्षद अंतर नियम लिखा होता है। जैसे कंपनी की नाम वाक्य है, कंपनी का कार्यालय वाक्य है, उद्देश्य वाक्य है, दायित्व वाक्य है, पूंजी वाक्य है, ठीक है। तो पूंजी, कंपनी का पूंजी वाक्य यानी कितनी पूंजी होगी अधिकृत, और कंपनी पूंजी कैसे प्राप्त करेगी उसकी प्रक्रिया आपकी लिखी होगी। यहाँ देखो, इसकी विषय सामग्री है, इसमें आप पढ़ेंगे। तो अंशों की याचना विधि, प्रत्येक याचना पर मांगी गई राशि है अंशों की बिक्री, यानी अंश यानी जो पूंजी है वो प्राप्त कैसे की जाएगी उसकी प्रक्रिया अंतर नियम है। यानी सीमा नियम सीमा बता रहे हैं, अंतर नियम उसके अंदर की कार्यक्रिया बता रहे हैं, ठीक। ये प्रोस्पेक्टस है, फिर अंश होता है। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, अंश के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक समतांश, एक पूर्वाधिकार अंश। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछला वीडियो जाकर के देख लो। उसके बाद पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हम समझाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड में, ठीक। तो क्या है पूर्वाधिकार अंश के प्रकार? पूर्वाधिकार क्या है? ऐसे अंश जिनको 2 प्रकार के पूर्वाधिकार हैं। किससे पहले? जो समतांशधारी है उनसे पहले 2 पूर्वाधिकार हैं। एक तो उन्हें जब लाभांश होता है एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। दूसरा, जब कंपनी का समापन होता है, विघटन होता है, यानी कंपनी खत्म हो रही होगी तो उन्हें पूंजी पहले दी जाएगी। किससे पहले? समतांशधारियों से पहले, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के जो प्रकार पढ़े तो आप 2-2 के सेट बना लें दिमाग में। कैसे? संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी देखो, पहले तो पूर्वाधिकार अंश है ही। संचयी का मतलब उन्हें जो हर वर्ष लाभांश मिल रहा है, ठीक है, लाभ हुआ, लाभांश मिला, और यदि कंपनी को लाभ नहीं होगा तो लाभांश नहीं देगी। लेकिन अगर संचयी है तो वो लाभांश जिस वर्ष का है, यानी जिस वर्ष लाभ नहीं हुआ है उस वर्ष का लाभांश अगले वर्ष मिलेगा, तो उसे कहेंगे संचयी। और अगर ऐसा कोई अधिकार नहीं है तो असंचयी है। दिख रहा है? ठीक है। उसके बाद देखिए पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, 2 पार्टीज के। तो पार्टिसिपेटिंग क्या है? ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी जो कंपनी को लाभ हुआ, लाभ में उनके हिस्सा मिला, फिर बाद में समतांशधारियों को मिला, उसके बाद कुछ बचता है उसमें भी इनका हिस्सा है, तो कहेंगे पार्टिसिपेटिंग है। और यदि हिस्सा नहीं है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है। फिर होता है एक रेडीमेबल, इरेडीमेबल। शोधनीय का मतलब जिनका पैसा वापस होना है कंपनी की लाइफ में, कंपनी के जीवन काल में जिनका पैसा वापस होना है। जैसे 20 साल के लिए निर्गमित किए गए तो 20 साल बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो ये शोधनीय होंगे। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अशोधनीय है। लेकिन कंपनी अधिनियम में लिखा है कि कोई भी कंपनी अविमोचनशील या अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश निर्गमित नहीं कर सकती, ठीक है, इसे पढ़ लेना।
फिर है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील। कन्वर्टेबल क्या है? ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें एक निश्चित समय में इक्विटी यानी समता अंशों में बदल सकने का अधिकार हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परिवर्तनशील। अगर ऐसा अधिकार नहीं है तो अपरिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये आपके 8 प्रकार हो गए। एक है गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या होता है? ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी जिनको लाभांश चुकता की अन्य व्यक्ति द्वारा कोई गारंटी दी जाए। ठीक है, तो उन्हें तो उससे कहेंगे। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, पढ़ लेना। कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो उसको डिस्कस कर देंगे फिर से। ठीक, अभी आपको समतांश पूर्वाधिकार अंश में अंतर, ये थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है, उसे भी पढ़ लो। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है अंश पूंजी। आपको दिख रहा अंश पूंजी? अंश पूंजी क्या है? पूंजी का एक भाग है। से कुल पूंजी किसी कंपनी की 1,00,000 रुपए है, और 1,00,000 रुपए को अगर 10-10 के टुकड़ों में 10,000 टुकड़े बना दिए जाए, 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े बना दिए जाए, 10,000 गुणे 10 कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। तो 10,000 टुकड़े, प्रत्येक टुकड़ा 10 रुपए वाला, वो अंश कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अंश पूंजी के प्रकार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अंश पूंजी जो होती है वो अथराइज्ड अधिकृत अंश पूंजी, फिर है इशूड जो निर्गमित की गई, अथराइज्ड पार्षद सीमा नियम में जो लिखी होती है ना, इसको पढ़ चुके हो। फिर है इशूड जितना निगमित की गई। फिर उसके बाद है प्रार्थित सब्सक्राइब। निगमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा वास्तव में क्रय किया गया, जिसके लिए एप्लीकेशन आ रहा है। ठीक, कॉल्ड अप जितनी मांगी गई, पेड अप जितनी जनता ने दे दी। ठीक है, और रिजर्व कैपिटल क्या होती है? कि ऐसी कंपनियां जो बहुत असीमित दायित्व वाली कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनका दायित्व असीमित है। कैसी होगी? जैसे बीमा कंपनियां होती है, जनरली उनका दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। क्यों? क्योंकि बीमा का तो लिमिट है नहीं, बीमा करा लेते हैं बहुत। अगर उनकी कोई आकस्मिक हानि होती है तो कंपनी को देना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम तो बहुत कम होती है। तो असीमित दायित्व वाली कंपनियां होती है, इनमें क्या होता है? इनकी एक निश्चित पूंजी रिजर्व कर दी गई, संचित कर दी गई, जब कंपनी का समापन होगा तब मांगी जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार की कोई पूंजी होगी तो उसे हम कहेंगे रिजर्व कैपिटल। इसका भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप इसमें एक टॉपिक है, कोई आपको साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो चीज हमें पढ़ानी है वो चीज हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं। ठीक, बाकी तो बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रक्रिया पे आ गए हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या आता है? एक 10 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनता है। हर साल आप 10 साल का पेपर उठा लीजिए, हर साल मिलेगा आपको। ठीक है, तो अंश पूंजी, अंश के निर्गमन की प्रक्रिया देखिए है क्या? आप कंपनी को पैसा चाहिए, तो जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं अपने अंश निर्गमित करके पैसा प्राप्त करती हैं। ठीक, तो जो पैसा प्राप्त कर रही हैं अंश निर्गमित करके, उनकी प्रक्रिया होती है, उसी को आपको समझाया जाएगा। यानी उस जो हमने बताया था कि पूंजी के भाग को निर्गमित करना, तो उस पूंजी के भाग को कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपकी पूरी प्रक्रिया इसमें दी गई है। ठीक, तो पैसा प्राप्त करने का तरीका मान लो एक कंपनी है जिसको संचालित करना है, तो वो उस कंपनी कैसे संचालित होगी? जब तक धन नहीं होगा तब तक तो संचालित नहीं हो सकती। तो वो अपने अंशों को बेच करके धन जनता से एकत्र करके और उससे अपना व्यवसाय करेगी। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या करेगी? प्रवरण निर्गमित करेगी कंपनी। प्रवरण क्या होता है? प्रवरण एक कंपनी के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखने वाली एक पत्रिका, दिमाग में रख लीजिए, संपूर्ण जानकारी रखने वाली एक पत्रिका होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रवरण कहते हैं। ठीक, इसमें कंपनी का नाम, रजिस्टर कार्यालय, उद्देश्य, कंपनी के संचालक क्या काम करते हैं, कितनी अधिकृत पूंजी है, कितने अंशों में डिवाइडेड है, ये सब बहुत सारी प्रक्रिया होती है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको। अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना। ठीक, अब यहां से जनरल एंट्री आपकी स्टार्ट हो गई। आप क्या है? आप अपना दिमाग इस पे लगाइए थोड़ा सा। जैसे कंपनी ने अंश निर्गमित किए, ठीक है, तो इससे सबसे पहले एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फिर कॉल्स पे पैसा प्राप्त करेगी। तो वो जो 10 रुपए वाला टुकड़ा मैंने बताया था, 10 रुपया हो सकता है, 100 का हो सकता है, 1 रुपये का हो सकता है, उसके भी कई पार्ट बना देते हैं, उस पार्ट में पैसे को मांगते हैं। एप्लीकेशन पे कुछ पैसे मांग लिए,
कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे, इस टाइप का। तो देखो 2 3 2 3 दिख रहा, तो सॉरी, हाँ, 10 से 10 रुपए वाला शेयर है, 10 में 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे, टोटल 10 रुपए हो गया। ठीक, तो अब इस आगे देखें आप। इसके बाद आपको शेयर एप्लीकेशन पे दो, हर एक सेट पे 2 एंट्रियां होंगी। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2, यानी हम जितने टुकड़ों में पैसे को मांगेंगे हर एक स्टेप पे 2 एंट्रियां होंगी। ठीक, तो एप्लीकेशन पे पैसा मांगा, आने वाली चीज डेबिट होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपका क्लियर हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये नरेशन लिख देंगे। उसके बाद अगली एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी उस पैसे को जो एप्लीकेशन का पैसा था उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही देखिए अलॉटमेंट पे आ गए, अलॉटमेंट पे सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, शायद ये आपको दिख रहा होगा कि देखिए एप्लीकेशन पे सबसे पहले पैसा मिला, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया गया। अलॉटमेंट पे सबसे पहले ड्यू किया गया, उसके बाद पैसा प्राप्त किया गया। क्या अंतर है इन दोनों में, आप क्लियर समझ लो। देखो दोनों को हम एक साथ दिखा रहे हैं आपको, ये दिख रहा होगा, लेकिन उसमें एंट्री पहले है, उसमें बाद में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखिए अंतर कर पाइए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, तो हाँ देखिए कंपनी को एप्लीकेशन पे, देखिए आप जैसे मान लो एडमिशन लेने गए, तो कॉलेज गए, तो कॉलेज में एप्लीकेशन लिया, तो सबसे पहले पैसे देते हैं, तब आपको एप्लीकेशन मिलती है। फिर आपको उस कॉलेज सीट अलॉट करता है कि ये जो आपको इस पर एडमिशन किया जाता है, तो जब सीट अलॉट हो जाती है तब आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो पैसे तो बाद में दे रहे हैं, सीट पहले अलॉट हो रही है। पहले क्या है, एप्लीकेशन पहले पहले पैसे दे रहे हैं, फिर एप्लीकेशन मिल रही है। दोनों की प्रक्रिया समझ में आ रही है। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन पे पहले पैसा आ गया एप्लीकेशन का, फिर उसे कैपिटल में पूंजी में ट्रांसफर कर दिया। ये क्या है, पूंजी। फिर इसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले पता है कि अलॉटमेंट कितना होना है, अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद पैसा मिला। ठीक, तो ये ड्यू रिसीव। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, कॉल्स को जनरली हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट में होता है। ठीक, तो पहला होता है फर्स्ट कॉल, दूसरा होता है सेकेंड एंड फाइनल, इस टाइप से होता है। ठीक, तो फर्स्ट कॉल पे 2 एंट्री आपको दिख रही होंगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलिए समराइज करते हैं, समराइज करेंगे तो आपको वैसे बताएंगे। देखिए पहले एप्लीकेशन पे 2 जनरल एंट्री कर लो। ठीक, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2। तो जो पहली एप्लीकेशन की एंट्री है उन्हें रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब ड्यू वाली एंट्री पहले, बैंक वाली एंट्री बाद में। ठीक, एंट्री सेम, सब कुछ सेम, केवल एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखो, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखो, कोई दिक्कत। ठीक है, ऐसे ही देखो फर्स्ट कॉल, इसका देख लो, फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल। ठीक है, तो ये 8 एंट्री आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक, मेरे साथ याद करिए। देखिए पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सब में वही बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू रिसीव, यानी ड्यू का मतलब जो कैपिटल वाली एंट्री है इसमें बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, रिसीव में बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। मुझे लगता है कि आपको जनरल एंट्री तैयार हो गई होंगी और रिवीजन भी हो गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप डिटेल में पढ़िए, हमें कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। आप मेरे जो चैनल है इसको शेयर,
लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और मस्त रहिए, पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइए, हम वीडियो में सुधार करेंगे, आपको अच्छे अच्छे वीडियो देंगे और मेरे साथ बने रहिए। आपको कल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे और हर पार्ट को आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पार्ट याद हो जाए, तैयार हो जाए। और मेरे साथ बने रहिए। 100% मैं ये आशा करूंगा कि हर एक स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा के आएगा। ठीक है, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल तैयार करिए और इस चैनल की यही विशेषता है कि आपको थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल तैयार करवाया जाएगा और किसी पार्ट को छोड़ा नहीं जाएगा। थोड़े दिन बाद मैं बीएसटी का भी वीडियो लेकर के आऊँगा। आप ऐसे ही बने रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, बताइए सबको कि पढ़ें, पढ़ाई करें। थैंक यू, धन्यवाद।